Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन इंडियन पार्लियामेंट. इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. एंड वन मोर थिंग, इस यूनिट 3 में से एक जो लास्ट क्वेश्चन आपका विच इज़ बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था. वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता हुआ एक टॉपिक है. सेम एज इट इज़ आपने वही क्वेश्चन जो है अपना इसमें भी लिखना है पोल साइंस वाले सब्जेक्ट में. तो उसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इस वीडियो के बाद सिर्फ 3 ही क्वेश्चन जो है आपके यूनिट 3 में से रह जाएंगे, बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं. ट्राई करूँगी 25 नवंबर तक आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड हो जाएं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ अपने पोल साइंस के सब्जेक्ट की. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. Parliament is the legislative organ of the Indian government, but it has important powers in executive, financial, judicial, constitutional and electoral spheres also. जो हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है जिसको हम हिंदी में संसद कहते हैं, वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, यानी कि ऐसी संस्था या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के लिए कानून बनाते हैं. स्पेसिफिकली उनका यही काम है. बट इसके अलावा और भी बहुत सारी पावर्स हैं जो पार्लियामेंट के पास है, जैसे कि एग्जेक्टिव, बहुत सारे कानूनों को वो पास करवा सकते हैं. फाइनेंशियल पावर मींस रिलेटेड टू मनी. जुडिशियल पावर यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसके रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स बनाते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजेस करने हैं, उसकी पावर भी अगेन पार्लियामेंट के पास है. इलेक्टोरल स्फेयर्स, इंडिया में किस तरीके से इलेक्शन करवाए जाएंगे, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, उससे रिलेटेड भी पावर जो है इंडियन पार्लियामेंट के पास है. सो स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, कानून बनाने का काम है, बट और भी बहुत सारी पावर्स जो है पार्लियामेंट को दी गई हैं. द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के मेन 2 हाउसेज हैं. जो लोअर हाउस है उसको हम लोकसभा कहते हैं, जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स को चूज़ किया जाता है. और जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का, जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो मेंबर्स हैं उनको चूज़ किया जाता है. फर्स्ट पॉइंट है पावर्स एंड रोल इन लेजिस्लेटिव स्फेयर. फर्स्ट सब हेडिंग है इट कैन मेक लॉज ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें 100 सब्जेक्ट्स आते हैं और उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की. द पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है कानून बना सकती हैं. और इन केस दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हमेशा पार्लियामेंट जो है उसका अपर हैंड है, वो जो है उस पर कानून बनाएंगे. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट भी देखा जाए एक तरह से जिसके पास ज़्यादा पावर है वो पार्लियामेंट ही है. पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज रेजिड्यूरी पावर्स. तो रेजिड्यूरी पावर्स वो पावर्स है जो हमेशा सेंटर की गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, यानी पार्लियामेंट ही उस पर कानून बना सकते हैं, वो कभी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को. सेकंड पॉइंट है अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस एंड इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन. इन द एब्सेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू इशू ऑर्डिनेंसेस. जब कभी पार्लियामेंट्री सेशन यानी कि जब संसद होगी वो चल नहीं रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कंट्री के अंदर कोई इमरजेंसी है या और कोई सिचुएशन है जिसमें पार्लियामेंट्री सेशन जो है उस टाइम पर नहीं वर्क कर रहे, मेंबर्स पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं. ये जैसे कि अभी ये आपने करंट एग्जाम्पल में देखा होगा कि एग्रीकल्चरल बिल आया था फार्मर्स पे, जिसमें पार्लियामेंट सेशन बंद था, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई. प्रेसिडेंट ने उस टाइम पर एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया था विच आर एज पावरफुल एंड इफेक्टिव एज अ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. तो राष्ट्रपति का जो ये ऑर्डिनेंस होगा वो उतना ही पावरफुल होगा जितना संसद में डिस्कशन करके अगर हम कोई बिल पास करवाते हैं. बट दिस ऑर्डिनेंस हैव टू गॉट टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ. बट ये जो भी ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होगी तो उसको जो है हमें अप्रूव करवाना पड़ेगा संसद से. ऐसे ऑर्डिनेंसेस सिर्फ 6 महीने तक लागू हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. अदरवाइज दीज ऑर्डिनेंसेस स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. President has the right to make emergency proclamation, but to keep these proclamation of the president in operation
it is essential that they should be approved by the parliament within the fixed period. अब जैसे कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जब संसद के मेंबर्स जो है वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, और वो ऑर्डिनेंस जो है वो 6 महीने तक लागू हो सकता है। उसके बाद उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही राष्ट्रपति के पास एक और पावर है कि वो जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं इंडिया में। नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। बट अगेन प्रेसिडेंट जो है उसको लगाने के बाद उसको अप्रूव करेंगे पार्लियामेंट से, और इन केस अगर पार्लियामेंट ने वो अप्रूव नहीं किया विद इन अ फिक्स पीरियड तो वो इमरजेंसी भी जो है उसको भी हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के बनाए हुए कानून भी कहीं ना कहीं किसके अंडर आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के पास पूरा कंट्रोल है, जो भी कानून बनाए जाते हैं या लागू करवाए जाते हैं इंडिया में। पॉइंट है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का उस पार्टी से जो मेजॉरिटी में है। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में, बीजेपी पार्टी के 25 से 26 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो सेंटर में वर्क कर रहे हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कानून लागू करवाते हैं। जैसे कि होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ऐसे जो ये मिनिस्टर्स हैं ना, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा को, जो कि लोअर हाउस है। अगर ये कोई भी ऐसी गलत पॉलिसी निकाल देते हैं या फिर कोई ऐसी पॉलिसी जिससे इंडिया में रहने वाले किसी भी कम्युनिटी को नुकसान होता है, तो वो लोग जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उन्हें जो है क्वेश्चनिंग की जा सकती है लोकसभा में और उन्हें जो है उस चीज़ का आंसर देना पड़ेगा। द लोकसभा इज द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर एक्शंस, डिसीजंस एंड द पॉलिसीज। चाहे वो कोई भी एक्शन ले, डिसीजन ले, कोई कानून बनाए, तो उनको जो है लोकसभा के मेंबर्स को जवाब देना पड़ेगा और वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे कॉन्टिन्यू टू होल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। जब तक उनकी पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी, बीजेपी वालों की जब तक मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, ज़्यादा मेंबर्स होंगे, तब तक उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे ही उनकी मेजॉरिटी जो है वो लूज़ हो जाती है, उनके पार्टी के मेंबर्स जो है उनकी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं, फिर उनको कलेक्टिवली एक साथ सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी सीट से। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कीप कंट्रोल ऑन मिनिस्टर्स इन मैनी वेज। तो बहुत तरीक़ों से जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे पूरा कंट्रोल रखते हैं कि ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करें, किसी एक कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कानून ना बनाएं। दे कैन आस्क मिनिस्टर्स क्वेश्चन अबाउट देयर डिपार्टमेंट्स। जो भी डिपार्टमेंट्स उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो है उन पर टाइम से टाइम चेकिंग भी होती है और उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। पॉइंट है कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस। इट सैंक्शंस एसेंशियल एक्सपेंडिचर टू रन द गवर्नमेंट। Without its sanction, the government can neither spend any money nor it can impose any tax. अब यहाँ पर जितने भी हमारा एनुअल बजट बनता है, सरकार का जो भी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है, ये सारा अप्रूवल कहाँ से मिलता है, पार्लियामेंट से। इसके अप्रूवल के बिना सरकार जो है कोई भी पैसा नहीं खर्च कर सकती, ना ही हम पर टैक्स लगा सकती है। तो सबसे पहले एक बिल पास किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। तो अगेन पार्लियामेंट का कंप्लीट कंट्रोल रहता है सेंटर की गवर्नमेंट पे। फाइनेंस से रिलेटेड President makes the budget to be presented before the parliament. This budget is presented by the finance minister. It contains the detail of government income and expenditure in the forthcoming year. अब राष्ट्रपति इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हर साल जो हमारा बजट तैयार होता है कि कंट्री में गवर्नमेंट ने कहाँ पर कितना खर्चा करना है, कौन से सेक्टर को डेवलप करवाना है, इस चीज़ का जो प्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट के सामने हो, उस पर पूरी चर्चा हो और डिटेल में उस चीज़ का डिस्कशन हो। इस चीज़ का ध्यान प्रेसिडेंट रखते हैं। और ये जो बजट होता है इसको पेश कौन करता है पार्लियामेंट के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और इसके अंदर डिटेल में हर चीज़ बताई जाती है कि सरकार को इनकम कहाँ से मिलेगी, यानी कहाँ से जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करेगी, देन उस कलेक्ट किए हुए टैक्स को कहाँ पर यूज़ करने वाली है, जो फोर्थ कमिंग ईयर यानी आने वाले साल में बजट किस तरीके से यूज़ किया जाएगा इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव द राइट टू रिजेक्ट और कर्टेल द डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट।
अब जो भी हमारा इनकम होता है, यानी कि सरकार जो भी कलेक्ट करती है टैक्स के फॉर्म में, उसे कंप्लीट 100% खर्च नहीं कर देती। हम फ्यूचर के लिए उसमें से कुछ सेव करके रखते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम में या फिर कभी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए कंट्री के अंदर और सरकार को इमीडिएट बेसिस पे पैसा चाहिए, तो फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि उन्हें जो है और पैसे की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट ऑल्सो सीज इफ़ द फंड सेंक्शन फॉर डिफरेंट पर्पसेस इज़ प्रॉपरली यूटिलाइज्ड और नॉट। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है, जो भी उन्होंने अप्रूव किया है पैसे को यूज़ करने के लिए, क्या वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, कहीं उसको मिनिस्टर्स अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का भी पूरा जो है टेक केयर किया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा कमेटीज़ बनाई जाती हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मिनिस्टर्स अपने बेनिफिट के लिए करते हैं या फिर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पार्लियामेंट में ही ये मुद्दा उठाया जाता है कि सरकार जो है गलत तरीके से पैसे का यूज़ कर रही है, जो कि कहीं वेलफेयर एक्टिविटीज़ में होना चाहिए था। पॉइंट है पावर्स एंड रोल ऑफ जुडिशियल नेचर। द पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट। अब हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री राष्ट्रपति हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारी कंट्री के। अगर इनको इनकी सीट से हटाना होगा तो उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक बिल पेश किया जाता है, मेंबर्स उसमें वोट डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। अगर मेजॉरिटी में मेंबर्स वोट डाल देते हैं कि प्रेसिडेंट को हटना चाहिए उनकी सीट से, तब जाके प्रेसिडेंट को हटाया जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग इम्पीच कहते हैं। और ये जो पावर है प्रेसिडेंट को हटाने की, ये भी पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास है। द पार्लियामेंट ऑल्सो रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास है। सिर्फ वही जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं उनकी सीट से। पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू रिमूव द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इन 3 पोस्ट पे भी जो पर्सन होते हैं उनको हटाने की पावर भी पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास है। 6th पॉइंट है पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंदर संशोधन करना, या कुछ ऐड कर देना या फिर उसमें से कुछ कम कर देना, किसी स्टेट का नेम चेंज कर देना, कोई नया कानून उसमें डाल देना। तो इस चीज़ की पावर भी पार्लियामेंट के पास है। द पार्लियामेंट कैन अमेंड सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। In order to amend some important article, absolute majority of total members and 2/3 majority of the present and voting members। अब देखो कुछ तो पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की जिसमें वो सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने मेंबर प्रेजेंट है उसके 50% उतने लोग अगर वोट दे देंगे तो वहाँ पर कानून चेंज हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जिसके लिए हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रखी है कि जितनी भी सीटें हैं उसका हाफ प्लस 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी जो है वहाँ पर होनी चाहिए अगर आर्टिकल्स को चेंज करना है। देयर आर सर्टेन आर्टिकल विच फॉर अमेंडमेंट रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और कुछ आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें स्टेट्स पर भी उसका असर होगा। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो इस कंडीशन में कोई ऐसा बिल आ जाता है जिसमें उसका असर डायरेक्टली स्टेट्स पर पड़ेगा। पार्लियामेंट के मेंबर भी उसे पास करेंगे 2/3 मेजॉरिटी से। इसके अलावा जो जितने भी स्टेट्स हैं यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं वहाँ पर खुद की भी उनकी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है। तो वहाँ पे जितने भी एमएलए हैं उन लोगों की भी वोटिंग जो है वो करवाई जाएगी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस हो सके। पार्लियामेंट डज नॉट हैव अनलिमिटेड पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्लियामेंट के पास 100% पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे। वो चेंज कर सकते हैं बट विद इन अ फ्रेमवर्क। जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं बहुत रिजिड रखा गया है ताकि पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली चेंज ना कर सके। 7th पॉइंट है इलेक्टोरल पावर्स। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। In the election of the president, beside as a member of the 2 houses, member of the state assemblies also take part, but the vice president is elected only by the members of the parliament. So यहाँ पर जो members होते हैं पार्लियामेंट के वो हमारी कंट्री के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होते हैं उसका पार्ट बनते हैं।
यहाँ पर जब राष्ट्रपति के इलेक्शंस होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर्स भी वोट डालते हैं उसके लिए, और स्टेट असेंबलीज, जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर 28, हर स्टेट में स्टेट असेंबली बनाई गई है उस एरिया के लिए कानून बनाने के लिए। तो वहाँ के एमएलए भी जो है राष्ट्रपति को वोट डालते हैं किसको नेक्स्ट बनना चाहिए कंट्री का प्रेसिडेंट। बट जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें स्टेट्स के एमएलए वोट नहीं डालते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्शंस में। हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनको वोट डालकर चुना जाता है पार्लियामेंट के थ्रू। नेक्स्ट 8 पॉइंट है आपका पावर्स टू क्रिएट न्यू स्टेट। Constitution has empowered the parliament that by passing law it can delimit 1 or 2 states to create a new state। अब हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि जो हमारी संसद है यानी पार्लियामेंट, उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी एक या दो राज्य की जो बाउंड्री है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक नई स्टेट को बनाने के लिए। जैसे इंडिया में लास्ट स्टेट कौन सी बनी थी 2014 में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से डिवाइड होकर। तो ये सारी पावर किसके पास रहती है? सेंटर की पार्लियामेंट के पास। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, चेंज इट्स बाउंड्रीज और इवन चेंज इट्स नेम। तो नाम भी चेंज किया जा सकता है अगर किसी स्टेट का करना है। पार्लियामेंट कैन ग्रांट स्टेटहुड टू एनी यूनियन टेरिटरी बाय पासिंग रिक्वायर्ड लॉ। तो पार्लियामेंट में किसी भी स्टेट को यूटी डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, ऐसा एरिया जो डायरेक्टली सेंटर की सरकार रूल करेगी। जो स्टेट होती है उसके अंदर सीएम होता है, सीएम के पास काफ़ी हद तक पावर रहती है उस एरिया में अपने अकॉर्डिंग कानून बनाने की। जैसे कि लास्ट अभी गवर्नमेंट ने किया था 2019 के अंदर कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, उसको उन्होंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है यूटी में, यूनियन टेरिटरी। अब यूटी के लिए सारे कानून कहाँ से बनेंगे? सेंटर की गवर्नमेंट बनाएगी पार्लियामेंट में बैठकर। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कम्युनल राइट्स और टेररिज्म का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो वहाँ की सरकार जो है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि उस एरिया को स्टेटहुड से कैंसिल कर उसको कन्वर्ट कर दिया यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में। आज वो डायरेक्टली किसके हाथ में है? सेंटर की गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट के पास। नेम्स ऑफ द मद्रास स्टेट इनटू तमिलनाडु, मैसूर स्टेट इनटू कर्नाटका, 3 न्यू स्टेट्स ऑफ उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड वर कार्व्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी, मध्य प्रदेश एंड बिहार। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने नाम चेंज किया था, मद्रास का नाम आज तमिलनाडु हो चुका है, मैसूर का नाम आज कर्नाटका हो चुका है, और इन्होंने 3 नई स्टेट्स भी बनाई हैं। जो उत्तरांचल है जिसको आज हम उत्तराखंड कहते हैं, वो कहाँ से टूट के बना है? यूपी से। जो छत्तीसगढ़ है ये राज्य जो है ये कहाँ से बना है? मध्य प्रदेश से। और जो झारखंड है ये कहाँ से अलग होके बना है? बिहार से। तो ये सारी पावर जो है किसी का नाम चेंज करना, किसी की बाउंड्री चेंज करना, यहाँ पर ये पावर 100% सेंटर की गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट के पास है। पॉइंट है वेंटिलेशन ऑफ पीपल्स ग्रीवेंसेस, इश्यूज लाइक करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, inhuman treatment meted out to the SC and ST, misuse of power by the government officials, neglect of duty, apathy towards the public problems, hardship are raised in the parliament and the government has to take necessary steps to solve them। यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिससे लोग जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहे इंडिया में, या उनका वेलफेयर नहीं हो रहा, जैसे कि करप्शन, बेरोज़गारी, या फिर इनह्यूमन ट्रीटमेंट, किसी एक कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मिसयूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी पावर का, अपनी ड्यूटी टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारी पब्लिक प्रॉब्लम्स, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें अगर कंट्री के अंदर हो रही हैं तो पार्लियामेंट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। 10th पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन फंक्शन। द पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कमेटी टू इन्वेस्टिगेट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉड्स एंड अदर मैटर्स। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक स्पेशल कमेटी बना सकते हैं
इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई भी फ्रॉड या करप्शन जैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कैन आस्क देम टू सबमिट देयर रिपोर्ट। वो उन ऑफिसर्स को बोल सकते हैं कि वो पूरी डिटेल में अपनी रिपोर्ट सबमिट करें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके लिखा गया है कि जब एक इशू हुआ था कंट्री में, जैसे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स फैल रहे थे, यानी कि दंगे फसाद हो रहे थे धर्म के नाम पर, तब भी स्पेशल कमेटी बिठाई गई थी प्रॉपर चेकिंग के लिए। जैसे कि जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो इशू हुआ था अयोध्या में, उस टाइम का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है। देयर आर ऑल्सो परमानेंट कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट विच कॉन्टिन्यू टू लुक इन टू द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेजेंट देयर रिपोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम बिफोर द पार्लियामेंट। अब स्पेशल कमेटी जो होती है ना, वो तो एक टेम्प्रेरी कमेटी है, थोड़े टाइम के लिए बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देन वो ख़त्म भी की जा सकती है अगर उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पार्लियामेंट में परमानेंट कमेटीज़ भी होती हैं जो हमेशा रहती हैं और पार्लियामेंट के लिए काम करती हैं और ऑफिसर्स पे चेक रखती हैं कि वो जो है प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और अपना रिपोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम सबमिट करते हैं उस कमेटी के मेंबर्स पार्लियामेंट के सामने। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन का काम भी करते हैं। पॉइंट है एन एजेंसी फॉर रीसॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द पार्लियामेंट हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, रिलीजन्स, कास्ट, रीजन्स, लैंग्वेजेस ऑफ द सोसाइटी। संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर धर्म के, हर कम्युनिटी के, कास्ट के, क्लास के, जेंडर, भाषा के लोग जो है उसका पार्ट बनते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स आकर संसद में उठाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है संसद में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। Being aligned with different interests, these representatives often their mutual conflict in the parliament in exchange of views takes place। अब देखो, इतने सारे डाइवर्स लोग एक साथ बैठेंगे कानून बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है सबके व्यू पॉइंट अपने अपने होंगे। हर कोई अपनी कम्युनिटी और अपने बेनिफिट के लिए कानून बनाने के लिए कोशिश करेगा, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होना ऑब्वियस सी बात है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए भी अगेन किसकी मेन जिम्मेवारी है? पार्लियामेंट की। एफर्ट इज मेड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल साइड्स। तो इस तरीके से कंसेंसस के साथ, यानी सबकी सहमति के साथ, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जाता है कि सारे लोग जो है उस चीज़ से सहमत हों। 12th पॉइंट है पार्लियामेंट central stage of the nation. In the early period of the parliament, the leaders of the country played a significant and useful role to add its glory and honor. के टाइम में बहुत सारे फेमस लीडर्स रहे हैं कंट्री के, जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीचेस दी हैं, डिस्कशंस किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिससे पार्लियामेंट का जो रिस्पेक्ट है, जो ग्लोरी है, वो इंक्रीज हुई है टाइम के साथ। एबल पार्लियामेंटेरियंस लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के.एम. मुंशी रेज द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ इन द पार्लियामेंट। तो ब्रिलियंट लोग जो है इसका पार्ट बने हैं और इतने सही मुद्दे उन्होंने वहाँ पर उठाए हैं, इंडिया के लिए कानून बनाया है जिससे हर किसी को इक्वालिटी मिली है, फ्रीडम मिली है। तो उनके जो डिस्कशंस है, उनके जो टॉपिक्स थे, उससे लोगों को अवेयरनेस मिला है। उनसे हम ये कह सकते हैं कंट्री में जो पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस है ना, वो और इंक्रीज़ हो गई ऐसे लोगों के मेंबर बनने से। अपोजिशन लीडर्स लाइक जे.बी. कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो ऑपोजिशन पार्टी के जो मेन पावर में नहीं थे, उन लोगों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने पार्लियामेंट को रियलिस्टिक रखा है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्होंने अपने आप को जीतने के लिए या दूसरी पार्टी को नीचे गिराने के लिए ऐसा कोई काम किया। प्योर तरीके से, सही तरीके से उन्होंने डिस्कशंस किए और ऐसे मुद्दे उठाए जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेट लीडरशिप ऑफ दीज इंटेलिजेंट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, हेल्दी कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पार्लियामेंट वॉज इवॉल्व्ड। तो इन ग्रेट मेंबर्स की वजह से ही आज पार्लियामेंट में इतने अच्छे कानून बने हुए हैं, और पार्लियामेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उस टाइम पर इन लोगों ने ही बनाए थे, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया फ्री हुआ था। तो इनकी मेन ड्यूटी बनती थी कि किस तरीके से संविधान के अंदर चीज़ें डाली जाएं ताकि इंडिया जो है प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क करे। तो जो भी आज प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, जो भी कन्वेंशंस, रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इन ग्रेट लीडर्स की देन है। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको डाउट होगा तो मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट।
I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.